आप भारत के तमाम मूल निवासी भारतवासी साथियों, हमारे आदिवासी भाई, इस देश के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब तमाम नागरिकों को आज के दिन जब हम भगवान बिरसा मुंडा के शहीद दिन पर बात कर रहे हैं, साथियों 9 जून भगवान बिरसा मुंडा का शहीद दिन है और ये देश जानता है, क्योंकि अब देश में सभी महापुरुष जिनका देश के आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे महापुरुषों के बीच में भगवान बिरसा मुंडा यानी जिन्होंने राष्ट्र नाम की संकल्पना को इस देश में जन्म दिया, जिन्होंने भारत नाम की संकल्पना को रचा, इस देश के जल जमीन जंगल की सीमाएं तय की, उस आंदोलन के प्रणेता भगवान बिरसा मुंडा, इनके शहीद दिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। 9 जून को इस देश में दूसरी एक घटना हुई जो हमारी विचारधारा के हिसाब से, आदिवासी विचारधारा के हिसाब से, मूल निवासियों की विचारधारा के हिसाब से, इस देश के फुले अम्बेडकरवाद, बिरसावाद, संभाजी महाराज, इस देश का कम्युनिज्म, इस देश के समाजवादी और इस देश के तमाम प्रगतिशील लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग जो भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं, उनके लिए 9 जून ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और 1900 में 9 जून 1900 को भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए, ये सब लोग जानते हैं, देश जानता है। लेकिन बड़ा एक बात का विचार आ रहा है कि इस देश में जो तीसरी बार भाजपा आरएसएस की सरकार बनी, इस सरकार में पढ़े लिखे लोग हैं, आरएसएस के पढ़े हुए लोग हैं, बीजेपी के पढ़े लिखे लोग हैं, जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ऐसे दिन, जिस दिन इस देश के महापिता, मैं राष्ट्रपिता नहीं बोल रहा हूँ, इस देश के महापिता भगवान बिरसा मुंडा का शहीद दिन था, उसी दिन इन्होंने शपथ ग्रहण प्रोग्राम रखा, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा। उस दिन उत्साह मनाया गया, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जल जमीन जंगल के लिए शहीद हुए, इस दिन उत्साह मनाया गया। ये फर्क है हमारी विचारधारा और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा में। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आदिवासी वोट देते हैं इनको, बड़ी संख्या में आदिवासियों का इनकी जीत में योगदान होता है, बड़ी संख्या में इस देश में सबसे ज़्यादा वोट करने वाला अगर कोई वर्ग है तो वो आदिवासी है, गरीब शोषित वर्ग इस देश का, पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा गरीब शोषित मजदूर वर्ग के लोग ही इस ईमानदारी से अपना वोट करने जाते हैं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक सरकार से उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी होती है। लेकिन अक्सर देखा गया इस गरीब, पिछड़े, शोषित, पीड़ित भारत के नागरिकों का जो जननायक है बिरसा मुंडा, उनके शहीद दिन पर इस देश के तीसरी बार सरकार का गठन किया गया। ऐसा महसूस होता है कि विचारधारा उन विचारधारा के खिलाफ में थी जो देश की जल जमीन जंगल पे बात करते थे, यानी आदिवासियत की विचारधारा के खिलाफ, बिरसावाद की विचारधारा के खिलाफ, अम्बेडकरवाद की विचारधारा के खिलाफ, फुले अम्बेडकरवाद की विचारधारा के खिलाफ, समाजवाद की विचारधारा के खिलाफ ये जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है, इस कार्यक्रम ने हमको कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इनका एक उद्देश्य हमेशा से आदिवासियत के विरोधी रहे, आदिवासियों के विरोधी रहे। ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहा है। ये आदिवासियों को आदिवासियत के साथ देखना नहीं चाहते, ये आदिवासियों को वनवासी यानी उनकी नागरिकता को खत्म करके उनको प्राणी तुल्य पहचान के साथ देखना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों के हाथ में आज की सरकार है। भाइयों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है आपको देखना चाहिए। पूरे आदिवासी क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमारा सर्वे आया है
उसमें हमने पाया कि आदिवासियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वोट किसको दे रहे हैं और वोट किसको जा रहा है। ये चाहे कोई कुछ भी बोले, ये सच्चाई है कि वो वोट किसी को दे रहे थे, वोट किसी को जा रहा था। दूसरी चीज, आदिवासी क्षेत्रों पर आदिवासियों पर बहुत दबाव था। उनको डराया जा रहा था कि तुमको मजदूरी नहीं दिया जाएगा, उनको डराया जा रहा था कि तुमको काम नहीं मिलेगा, उनको डराया जा रहा था कि अब तेरी जमीन में तेरे को जोतने नहीं दी जाएगी, उनको डराया जा रहा था कि तेरे को जंगल में रहने नहीं दिया जाएगा, उनको डराया जा रहा था कि तेरे को अब छोड़ेंगे नहीं, तू यहाँ रह नहीं पाएगा। इस टाइप से उनको धमकियाँ दी जा रही थी। कुछ लोगों ने उनको लालच दिए, कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं नहीं तुम मटन खाओगे आज के दिन, तुमको पूरा खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा। वो बेचारे कुछ लोग ये सोच के कि आज तो कम से कम खाना मिल जाए, ये सोच के वोट देने गए। ऐसी दुर्गति, ऐसा मजाक, ऐसा छलावा किसी और समाज के साथ नहीं हुआ जो आदिवासी समाज के साथ हुआ। और बहुतांश आदिवासियों के साथ साथ इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित किसान, मजदूर भी थे। वो चाहे किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। ये देखने में आया है। 3 राज्यों पे हम लोग चर्चा कर लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पूरे इलेक्शन में झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर, झारखंड की जनता के बीच में डर कि तुम्हारे समाज के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़े, तुमको कैसे छोड़ेंगे, तुम कैसे छूट पाओगे, मुख्यमंत्री नहीं छूट पा रहा है। इस टाइप की डायलॉग लोगों के बीच में की गई, आदिवासियों को डराया गया। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप, वहाँ कांग्रेस की भी सीट नहीं आई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीट नहीं आई। ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई है। एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई, इसका मतलब है वहाँ अपोजिशन नहीं है। वहाँ बीएसपी की एक सीट नहीं आई, वहाँ समाजवादी पार्टी की एक सीट नहीं आई, कम्युनिस्ट पार्टी की सीट नहीं आई, कोई पार्टियों का वहाँ कोई दखल नहीं। विदाउट एनी अपोजिशन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आज बीजेपी आरएसएस के कब्जे में है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इसके 10 साल का जो अनुभव हमारे बीच में रहा है, आप सब लोग इससे वाकिफ है। सबसे ज़्यादा दोषी इसमें कांग्रेस के लोग हैं, जिन लोगों ने आदिवासियों के बीच में आदिवासियों का विश्वास जीतने का काम करना चाहिए था, जिन्होंने आदिवासियों के सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहित करने का काम करना था, जिन्होंने आदिवासियों को संगठित करना था, वो लोग भी आज अपनी बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये लोग पूरी तरह मूवमेंट से, इस देश के धर्मनिरपेक्ष मूवमेंट से गद्दारी की तरफ चले गए। साथियों, इन राज्यों में कांग्रेस का भी रोल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संदिग्ध रोल है कांग्रेस का। जहां आदिवासियों की बात आती है, वहां पे कोई पार्टी आदिवासियों के साथ में पूरे जोर शोर से खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। जमीन पर आदिवासी क्षेत्रों में आज ये उत्साह के साथ बताया जा रहा है बीजेपी आरएसएस के लोग कि भाई हमने आदिवासी क्षेत्रों में पूरी सत्ता काबिज कर ली है। यह सच है। इन्होंने इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश के संविधान पे और इस देश के मालिकों पर, देश के मालिक आदिवासी, देश का लोकतंत्र और देश का संविधान, ये तीनों चीजों पे नियंत्रण पा लिया है इन्होंने। इन तीनों क्षेत्रों में आज एक अलग टाइप की सत्ता खड़ी है, जो बीजेपी आरएसएस की आप लोग सत्ता कहते हैं, वो पूंजीवादी सत्ता है। वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में नियंत्रित होने वाली सत्ता है। इससे किसी गरीब ब्राह्मण का भी भला होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी सत्ता है जिससे ज़्यादा सामाजिक उम्मीद, सामाजिक बदलाव की उम्मीद, सामाजिक न्याय की उम्मीद और सामाजिक बंटवारे की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। आप सामाजिक शेयर भी नहीं मांग सकते हैं इन लोगों से। ये वही सत्ता है जिसने 2022-23 में वन संरक्षण अधिनियम बनाकर पूरे देश के 6.5 करोड़ आदिवासियों को जंगल से निकालने का प्लानिंग कर लिया। इस देश के जंगलों को कॉरपोरेट के हवाले करने का षड्यंत्र रच दिया।
इस देश के आदिवासियों को विस्थापित करने का षड्यंत्र रच दी है, इस देश के पर्यावरण को पूरी तरह ध्वस्त करने का षड्यंत्र रच दी है। जिस बिल के खिलाफ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका दायर की थी, अभी तो फिलहाल उस पर स्टे है। कुछ और साथी है जिन्होंने इसमें इंटरवेंशन का एप्लीकेशन किया है, वो साथी भी आज खामोश है। सब डरे हुए हैं कि ये सरकार फिर से आ गई है, ये बिल तो पास होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बिल को बचा पाना, इस बिल की दलील रखना एक बहुत बड़ी जवाबदारी हम लोगों पर आ गई है। साथियों, बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये आंदोलन उन तमाम शहीदों का आंदोलन है, जैसे टंट्या भील, बाबूराव शर्मा-के, राघोजी भांगरे, तिलका मांझी, वीर नारायण, गुंडाधुर, जितने वीर हुए हैं, रेंगा कोरकू, आप तमाम सूबेदार नायक, जितने भी वीर हुए हैं, उन तमाम वीरों को, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो गए, झलकारी देवी हो गई, रानी अवंतीबाई हो गई, संभाजी महाराज हो गए, इन तमाम लोगों का जो आंदोलन है उसकी आखिरी कड़ी इस देश में यानी बिरसा मुंडा के रूप में देखती है। तो बिरसा मुंडा ने जिस विचारधारा को रखा है, जिसको बिरसावाद कहते हैं, वो बिरसावाद वास्तविकता में इस देश के तमाम क्रांतिकारियों की विचारधारा है, समाज परिवर्तनकारियों की विचारधारा। महात्मा फुले भी उससे अछूते नहीं है, साहू महाराज भी अछूते नहीं, बाबा साहब भी अछूते नहीं है, क्योंकि बाबा साहब बिरसा मुंडा की बात की जनरेशन का नेतृत्व करते हैं। बाबा साहब का आंदोलन और बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये सिमिलर आंदोलन आपको दिखाई देगा। एक आंदोलन जो आज़ादी के पूर्व का आंदोलन है, एक आंदोलन जो आज़ादी के बाद का आंदोलन है, दोनों में समानताएं आपको दिखाई देगी। बिरसा मुंडा ने सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा की बात की, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा की बात की। बिरसा मुंडा ने इस देश के जल जमीन जंगल पर सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को स्थापित करने की बात की। बाबा साहब ने दूसरी तरफ इस देश की खेतियों को सरकारी तंत्रों के साथ जोड़कर उसका सरकारीकरण, उसका सरकार के हाथों में इस देश की इसको खेतियों को रखकर उसका यानी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एनालिसिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जबरन जोत आंदोलन लीजिए, जल जमीन का आंदोलन लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक्ट बिरसा मुंडा के शहीद होकर उनके आंदोलन की वजह से बना था, जिसको फॉरेस्ट एक्विजिशन एक्ट यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलेंगे आप, 1998 का, जो इस देश का 1898 का जो एक्ट है, इस देश का सबसे ऐतिहासिक एक्ट है, जिसमें आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है। सेम आंदोलन बिरसा मुंडा के आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में रखा, जहां जयपाल मुंडा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो 5वीं अनुसूची के अधिकार हो या आदिवासियत के अधिकार हो, भूमि पर विशेष अधिकारों का जो आंदोलन रहा है, जंगल पर, जमीन पर, जल पर जो विशेष अधिकारों का आंदोलन रहा है, उसकी पुनरावृत्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा के माध्यम से हमको भारतीय संविधान में दिखाई देती है। यहाँ तक कि नेहरू भी अछूते नहीं रहे, इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया, इस बात को एक्सेप्ट किया। साथियों, जिस कांग्रेस को आज आप लोगों ने फलते फूलते देखा है, ये कांग्रेस की बुनियादी विचारधारा जो है, गांधीवाद जो है, इसका रूट जो है, ये जो प्रेरणा जहां से आई है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा इस देश को भारत छोड़ो आंदोलन लीजिए आप, या भारत से बाकी जो स्वतंत्रता के आंदोलन लीजिए, उसकी बेसिक जो प्रेरणा थी वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से इस देश को मिली है। हम बाबा साहब के संविधान सभा का जो चयन है, उस पर भारत के आदिवासी, खास करके उड़ीसा, आसाम और झारखंड के जो आदिवासी है, पश्चिम बंगाल के जो आदिवासी है, उस वक्त ये अलग नहीं हुआ था पार्ट, वहाँ के आदिवासियों ने जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुलेआम एक तरफा सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जाके जो वोट किया, वो इस बात का प्रतीक थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तेलंगाना का जो आंदोलन था, जो आंध्र का जो आंदोलन था, भूमि का जो आंदोलन था, उस भूमि के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि ये जो आंदोलन है, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लेके इस आंदोलन को हम लोग सामने ला रहे हैं। उस बात की पुनरावृत्ति, उस बात पर विश्वास पूरे
पश्चिम बंगाल के आदिवासियों ने किया, चाहे वो फिर बाद में नमोसूद्रा की बात हो। लेकिन ये तमाम आंदोलन का जो बेस था, जो बेसिक चीज़ थी, सबसे विशेष चीज़ ये थी कि वहाँ के आदिवासियों का खुलेआम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के खिलाफ में जाके, सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ जाके उन्होंने बाबा साहब को वोट किया और चुना के लाए और बाबा साहब भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ये एक बड़ी घटना इस देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आप गांधी जी का आंदोलन दे दीजिए, गांधी जी की प्रेरणा, जो गांधी जी की विचारधारा थी, बुनियादी रूप से जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ का, उस रामगढ़ के अधिवेशन में जो बिरसा मुंडा का उल्लेख आया और उनके आंदोलन का जो प्रेरणा गांधी जी ने लिया, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की इन्होंने तैयारी की है। ये बहुत बड़े पॉइंट्स है जिस पर हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए, जिस पर विचार होना चाहिए, जिस पर इस देश के इतिहासकारों ने खोल के बात करना चाहिए। वो इस पर बात नहीं करते, इस बात का दुख है हमको। उल्टा ये देखने में आया है कि उसी दिन जिस दिन बिरसा मुंडा शहीद हुए, उस दिन ये शपथ समारोह का आयोजन करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। साथियों, आपसे भारत के जितने आदिवासी राज्य हैं उसमें से 70% आदिवासी राज्यों पर बीजेपी आरएसएस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इस बात का उल्लेख इस बात पे मैं आपको इसलिए करना चाह रहा हूं कि दो किस्म की विचारधारा है इस देश में। एक आदिवासियत को लेकर चलती है और दूसरी विचारधारा उस आदिवासियत के विरोध में खड़ी की गई विचारधारा है। इनका कहना है कि इस देश के सभी लोग मूल निवासी हैं। ये कहना सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस बात को मान्यता देना नहीं चाहते कि आदिवासी इस देश के पहले नागरिक है, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बोला है, जिसकी वास्तविकता पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रावधान किए गए हैं इंडिजिनियस पीपल्स फोरम का। उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न किया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, स्पेशल प्रोविजंस खड़े किए गए हैं आदिवासियों के लिए। वो प्रोविज़न आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोविज़न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रोविज़न और भारतीय संविधान में दिए गए 5वीं अनुसूची के अधिकार और बाकी आपको देखने में आएगा कि 5वीं अनुसूची के अधिकार 5वीं अनुसूची के क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों पर पूरा कॉरपोरेट का कब्जा खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, गढ़चिरौली हो, चाहे वो आप सुरजागढ़ का मामला ले लीजिए या बाकी माइनिंग का मामला लीजिए, उड़ीसा का मामला लीजिए, आप झारखंड का मामला लीजिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मामले लीजिए आप। उधर जो हालत इन्होंने मणिपुर में की थी, वहाँ पे लोगों ने जवाब दे दिया, वहाँ के लोगों ने, लेकिन ये जवाब केवल मणिपुर के लोगों ने दिया है, जो जवाब पूरे देश के आदिवासियों ने देना था। ये इसका मतलब ये है कि आदिवासियों का आंदोलन जो है वो कमज़ोर है। आदिवासियों के जो नेता है वो भ्रमित है, जो हमारे नेतृत्व करता है वो भ्रमित है, उनकी विचारधारा भ्रमित है। साथियों, आप देखते जा रहे हो कि मूवमेंट पर काफ़ी आरोप लगे कि भाई बिरसा ब्रिगेड के लोग पॉलिटिकली चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं, कांग्रेस को मदद करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहां जो चीज़ जरूरी है, हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया है, हस्तक्षेप किया है, उसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उसमें हम लोगों ने वो सहभाग नहीं लिया है। हमने हस्तक्षेप किया है कि हमको जहां लग रहा है कि हम कर सकते हैं उस परिस्थिति का हमने पुरजोर ताकत से हस्तक्षेप किया है। ये इल्ज़ाम बिरसा ब्रिगेड पे नहीं लगाया जा सकता है कि हम पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव में या राजनीतिक रूप से इन सब चीज़ों का हम काम कर रहे थे। बिल्कुल गलत बात है। साथियों, इस इलेक्शन के दौरान मूवमेंट पर, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, एक अलग टाइप की रणनीति और साजिश में मूवमेंट को खड़ा कर दिया गया ताकि मूवमेंट के लोग एक्टिव ना हो, मूवमेंट एक्टिव ना हो, कुछ जम के इसकी तैयारी ना हो, हमारा जो हस्तक्षेप है, हमारा जो इंटरफेरेंस है वो तेज ना हो। इस बात को समझा गया और उसकी बाकायदा अपने ही लोगों के माध्यम से, अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के द्वारा उस षड्यंत्र को खड़ा कर दिया गया, उसका पूरा उपयोग किया गया। ये बात को आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये बात का सबक सीखना चाहिए आपने कि इन सब चीज़ों का, इस टाइप की हरकतें, इस टाइप की घटनाएं होती है जिस पर आपको संभल के एक एक कदम आपको उठाना पड़ता है। आपको बहुत सारी आरोपों का
चुनौती आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़नी पड़ेगी। ये मोमेंट है। बिरसा मुंडा ने 3 बातों पर बहुत महत्वपूर्ण बात की है, इस पर हम लोगों ने उसको भूलना नहीं चाहिए। पहला मोमेंट, दूसरा मास और तीसरा मिशन। आपकी गतिविधि, मूवमेंट यानी गतिविधि क्या है, आपकी सामाजिक गतिविधि किस तरफ जारी है, उसकी दशा और दिशा कौन सी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मास, समाज की भीड़, जनसमूह, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, स्वीकार कर रहा है कि नहीं, उस विचारधारा को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, इसका हम लोगों ने समीक्षा करनी चाहिए। मूवमेंट, मास और मिशन यानी एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी दिशा जिसमें लक्ष्य और उद्देश्य दोनों शामिल है। ये जो मूवमेंट, मास और मिशन जो थ्योरी थी बिरसा मुंडा की, आपकी गतिविधि, आपका जन समूह और आपका मिशन यानी आपका लक्ष्य और उद्देश्य, ये एक साथ एक विचारों में चलना चाहिए। एक विशिष्ट विचारधारा की इस समाज को जरूरत है, जिस पर पिछले 20 साल से मिशन के लोग काम कर रहे हैं। आपको इसकी ताकत, आजकल व्हाट्सएप का, फेसबुक का जमाना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक में ज़्यादा प्रचारित हो गए तो काफ़ी बड़े नेता हो गए, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सवाल तो ये है कि एक ऐसी विचारधारा जिसके माध्यम से इस समाज का मूवमेंट चले, इस समाज का मास चले और इस समाज का मिशन चले, एक ऐसी विचारधारा की हमारे समाज को जरूरत है। इसके बगैर ना व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, ना समूह सुरक्षित रह सकता है और ना ही समाज सुरक्षित रह सकता है, ना ही उसका परिवार सुरक्षित रह सकता है। बिगर विचारधारा के जो समाज चलता है उसकी दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए हमारे साथ विस्थापन होता है, इसलिए हमारे लोगों पर बलात्कार होते हैं, इसलिए हमारे लोगों का इनकाउंटर होता है, इसलिए हमारे लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, इसलिए हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है, इसलिए हमारी गरीबी का फायदा उठाया जाता है, इसलिए हमारे लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। अब वो मजदूर नहीं रहे, मजबूर हो गए हैं। उनकी मन के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है, यानी मजबूर मजदूर हो गए हैं वो। ऐसे समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे समाज के आप घटक हो। वैसे जवाबदारी तो सबकी है। जो भी अपने आप को आदिवासियों का वंशज मानता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे मराठा हो, अल्पसंख्यक हो या और अन्य हो, जो आदिवासियों से रहबरी रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके दुखों को समझने की कोशिश करता है, उनकी वेदना को समझता है, उन तमाम लोगों के लिए यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। आपने छत्तीसगढ़ के आंदोलन में देखा होगा, हमने सुना 6 साल के बच्चे को गोली मारी, 6 महीने के बच्चे को गोली लगी। पूरा एरिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, बेसिक छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली का जो बेल्ट है, यहाँ पूरी आर्मी लगी हुई है। सिर्फ माइनिंग की जिद, एनजीटी की परमिशन नहीं है। नागपुर हाईकोर्ट में भी ये समझ में आया, तो भी माइनिंग चालू है, आपका विस्थापन चालू है। वहां बच्चों को लंग्स कैंसर के सिम्टम्स नजर है, उनको सांस लेने की बीमारी हो रही है, 6 साल के बच्चों से लेकर बाकी। लेकिन कोई सीरियस नहीं है इस बात को लेकर। वो विकास को लेकर सीरियस है, लेकिन आदिवासियों के विनाश को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। एक ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आदिवासियों के रिजर्वेशन पे एक अलग टाइप का एटीट्यूड अडॉप्ट करके रखा है। उन्होंने एक तरफ बोगस आदिवासियों को संरक्षण प्रदान कर दिया और दूसरी तरफ जो ओरिजिनल आदिवासी है उनको प्रमोट करने के लिए उनके बैकलॉग को भी निकालने की मानसिकता नहीं रख रहे। ये कैसी पॉलिसी है? और वो आपकी रहबरी करते हैं। हमारे लोग खुल के आके इन लोगों के लिए काम करते हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हो? इसकी कम से कम जांच तो हो जाए। वो चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, अगर आदिवासियों के खिलाफ में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमने उसके खिलाफ में जाना चाहिए। हमको हमारे हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब कोई पार्टी और नेता हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। हमको उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक हमारी सामाजिक ताकत को खड़ी करनी पड़ेगी कि हम खुद अपने हितों की रक्षा कर सके, हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके, हमारे समाज के लोगों की रक्षा कर सके। ये जो मिशन है साथियों, 9 जून
देश के लिए और आदिवासी समाज के लिए और खास करके बिरसा ब्रिगेड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का शहीद होना यानी एक ऐसी विचारधारा का जन्म होना इस देश में जो इस देश के रूट, इस देश की जमीन से जुड़ी हुई विचारधारा है, जिसके इतिहास को दबाने का निरंतर प्रयत्न किया गया है। केवल बिरसा मुंडा का नाम लिया गया है। ये वही लोग थे जिन्होंने सत्ता स्थापित की और बिरसा मुंडा का नाम लेते थे। अगर ये आदिवासियों में बिरसा मुंडा का नाम लेने जाते हो और बिरसा मुंडा पर आपको इतना ही आस्था है तो उसकी पुण्यतिथि के दिन आप लोग उत्साह मनाने का काम कर रहे थे। उनके पुण्यतिथि के दिन आप लोग शपथ ग्रहण करने का काम कर रहे थे। कम से कम बिरसा मुंडा की तो कसम खा लेते। कौन है इस देश का राष्ट्रीय नेता, कौन? इस पर डिबेट हो जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किसकी विचारधारा ने इस देश को निर्माण किया। इस देश के जमीनों को सुरक्षित करने का काम, इस देश की सीमाओं को निश्चित करने का काम कुछ विचारधारा के माध्यम से हुआ है। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आदिवासी तो असुरक्षित है, उसके साथ साथ इस देश का तमाम गरीब वर्ग जो है, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, तो वो भी असुरक्षित है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये बहुत बेसिक मुद्दे थे। और पूरा इलेक्शन जो हुआ है ये बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मुद्दों को दबाकर हुआ है। इस देश के लोगों के सामने अभी भी चुनौती है कि नई गवर्नमेंट आने के बाद आपके प्रश्न नहीं छूटे, आपके प्रश्न और जटिल रूप से आपके सामने खड़े रहेंगे। बिरसा मुंडा ने बोला था, ये केवल आदिवासियों के लिए नहीं, गैर आदिवासी तमाम देशवासियों के लिए, कि आप आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये सोच बिरसा मुंडा की थी, जिसको हमको समझने की जरूरत है। आज एक जन आंदोलन, एक जन जागृति और एक जन समूहों का संगठन जो जात, धर्म, इससे ऊपर उठ के सामाजिक लेवल पे वो खड़ा हो, ऐसी मानसिकता हम लोगों को खड़ी करनी पड़ेगी। साथियों, इस देश को बिरसावाद की जरूरत है। बिरसावाद आपको सुनने में नया, लेकिन ये नई थ्योरी है, लेकिन ये जो थ्योरी है ऐसे लोगों की थ्योरी है जिनकी जुबान, यानी जिनको बोलने नहीं दिया जाता है, जो साउंडलेस है, जिनकी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, जिनको कोई सुनता नहीं है, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, साधनहीन, बेजुबान, मजबूर लोगों की लड़ाई का नाम है बिरसावाद। ये वहां से शुरू होती है। जो लड़ नहीं सकता उसको लड़ने की प्रेरणा देना, यह बिरसावाद का काम है। आपने देखा होगा बिरसा मुंडा का जो जन्म है गरीब परिवार में हुआ, जहां खाने का भी बंदोबस्त नहीं था। और बिरसा मुंडा के आंदोलन में भूखे प्यासे लोगों ने आंदोलन किया। इस देश को आज जो जमीन मिली है, इस देश जो आज लड़ रहे हैं कि हमारी सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा हमारी है, ये बाकी जगह की सीमा है, मेरा इन लोगों के सामने एक चुनौती भरा प्रश्न है। ये सिर्फ समझा दे कि ये सीमा किसके आंदोलन ने तय की, किसके आंदोलन ने इस देश को जमीन दी, किसके आंदोलन ने इस देश की सीमाओं को तय की गई, किस आंदोलन ने इस देश के जल, जमीन, जंगल को डिफाइन किया, जिस पे आपका राष्ट्रवाद खड़ा है। और उसी राष्ट्रवाद की आड़ में आज उसी देश के मूल मालिकों को वहां से हटाने का षड्यंत्र दिन ब दिन चालू है। जो अनुभव भाजपा आरएसएस की सरकार का पिछले 10 साल में रहा है, उससे ये डर लग रहा है कि 5 साल आदिवासियों का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। क्या कांग्रेस हमारे साथ लड़ सकेगी, या बाकी दल हमारा साथ दे सकेंगे, कि केवल इलेक्शन तक ही हमारे साथ में है? ये आपको सोचने की जरूरत है। और कोई आए ना आए, कोई आपका साथ दे ना दे, आपको खुद की ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। ये बिरसा ब्रिगेड का ही नहीं, तो बिरसा मुंडा के विचारों का एक निष्कर्ष है, बिरसावाद का निष्कर्ष है कि आप स्वयं अपनी लड़ाई की तैयारी करो, आप अपने संघर्षों को खड़ा करो, आप अपने बचाव में खुद सामने आओ, अपनी सुरक्षा खुद करने की तैयारी करो, अपने सामाजिक संगठन को इतना मजबूत कर दो कि देश की सरकार और देश की व्यवस्था आपको सोचने, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। आज के दिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जितने कार्यकर्ता है
चाहे आसाम का कार्यकर्ता हो, मणिपुर का कार्यकर्ता हो, नागालैंड का कार्यकर्ता हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, आसाम का हो, इधर तुम्हारे छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता हो, या मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हो, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हो, गोवा तेलंगाना का कार्यकर्ता हो, इन तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि आप लोग ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्रों के आंदोलनों को खड़ा करना शुरू कर दीजिए। ये अनाउंसमेंट मैं इसलिए कर रहा हूं कि 3 अगस्त तक के पूरे भारत के 18 राज्यों की नेटवर्क और वहाँ की समितियाँ गठन करने का काम इस बार हमको करना है, ये चुनौती के रूप में है। उसके साथ साथ अक्टूबर महीने में हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर भारत में तमाम 22 देशों के आदिवासियों को बुलाने का और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को बुलाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साथियों, सरकार कोई भी रहे, हमारी मांग, हमारे प्रश्न, हमारे लोग, उनकी मजबूरी, उन पर होने वाले अत्याचार और उनके जो बुनियादी प्रश्न हैं, उसके साथ समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ईमानदार रहना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। यही बिरसा मुंडा का आंदोलन है और उस आंदोलन को हमको बढ़ाना है। साथों साथ जो इस देश का फुले अम्बेडकरवाद है, इस देश का समाजवाद है, इस देश के धर्मनिरपेक्षवादी है, या इस देश के और प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, इनके साथ बिरसा ब्रिगेड का जो समन्वय है, इनके साथ जो उनका संवाद है, इसको हमको बढ़ाना है। इस तरफ भी हमको हमारे कदम लेके जाना पड़ेगा। एक दिशा में हमको आरएसएस के भी लोगों से इस चर्चा को हमको सामने लाना पड़ेगा कि भाई आपको आदिवासियत से क्या तकलीफ है। इसकी खुली चर्चा आज करने की ज़रूरत आ गई है। मिशन के लोगों ने इसको खुलेआम चर्चा पे, सड़क पे चर्चा इसकी शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला भारतीय संविधान, दूसरा लोकतंत्र और तीसरा इस देश की आदिवासियत, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इस पर। हमको वन संरक्षण अधिनियम की लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में, आपका सहयोग जरूरी है, लेकिन आप कांटेक्ट में रहिए। मेरा आप लोगों से विनती है कि अपने अपने क्षेत्रों में आप अपना नाम कमाने के लिए मत करिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हो तो कृपया करके मूवमेंट में मत आइए। आप अगर बहुत बड़ा कोई लक्ष्य लेके, राजनीतिक लक्ष्य लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो खुद के लिए, तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, मूवमेंट में मत आइए। लेकिन आप कोई सामाजिक लक्ष्य रख के बात करना चाहते हो, समाज की बुनियाद को खड़े करने की बात करना चाहते हो, साथियों, सरकार बनाना बहुत छोटी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह कैसे करोगे आप? उनको एक विचारों में कैसे खड़ा कर पाओगे? उनको एक संस्कृति, समान संस्कृति के सूत्र में कैसे बांधोगे? उनको समान विचारधारा के आंदोलन में कैसे खड़ा कर पाओगे? सामाजिक मिशन में एक विचारधारा से कैसे खड़ा कर पाओगे? ये चुनौती देश के आदिवासियों पर है। जो समाज 4000 साल से विस्थापित होते हुए आया है, वो विकेंद्रित हुआ है, डिसेंट्रलाइज हुआ है, उसको सेंट्रलाइज करने की जरूरत है, उसको केंद्रित करने की जरूरत है। इसलिए यह मिशन है। कुछ साथियों के मेरे बारे में कमेंट्स है कि सतीश भाऊ राजनीतिक तरीके से फलाना इस पे ये करते हैं, वो करते हैं। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, मैं राजनीतिक सहभाग नहीं करता भाई, मैं राजनीतिक हस्तक्षेप करता हूँ। और मैं ही नहीं करता हूँ, जो मिशन के कार्यकर्ता है, जो मिशन से जुड़े हुए हैं और वो जो काम करते हैं जमीन पर, जिनको थोड़ी भी मिशन की विचारधारा का समझ है, वो अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र में काम करते हैं। जो लोग चुन के आए हैं, जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनसे संवाद करो। कोई भी पार्टी का रहे वो, उससे संवाद करो, उसके साथ अपने प्रश्नों का आप लोग ये करो। ये बात सही है कि इस देश में खुलेआम कोई आदिवासी प्रश्नों पे बात नहीं करना चाहता है। पूरे 10 सालों में आदिवासी राष्ट्रपति रहने के बाद आदिवासियों के संवेदनशील प्रश्नों पर चर्चा नहीं हुई पूरे संसद में। इससे ज्यादा दुखदायी बात आदिवासियों के लिए क्या होगी? दलितों के लिए क्या होगी? ओबीसी के लिए क्या होगी? आदिवासी राष्ट्रपति रहने के बाद इस देश के बुनियादी जमीन के प्रश्नों पर बात नहीं होती है संसद में, और सब खामोश है।
पूरा तमाशा देख रहे हैं सब लोग। कुछ अपने साथी पार्टियों के साथ प्रामाणिक है, रहो। समाज के बारे में क्या? आपके पास कौन सी दिशा है समाज के लिए? कब तक आप डुप्लीकेट चेहरा बना के समाज में घूमोगे? हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी है, आपकी एनर्जी क्यों दूसरों की तरफ वेस्ट कर रहे हो? आप अपने कौम के लिए करो। ये सबसे शोषित, दुखी, पीड़ित कौम है, सबसे विस्थापित कौम है, असंगठित कौम है। इसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करो, अपना ब्रेन, अपना पैसा, अपना समय इस कम्युनिटी को एक जगह लाने के लिए, इसको संगठित करने के लिए। इसको इस लायक तो बना दो कम से कम अपने बचाव की लड़ाई वो लड़ सके। मैं आप तमाम लोगों से आज के दिन अपील करता हूं, पूरे कार्यकर्ताओं से, आप इसके उसके ऊपर निर्भर मत रहिए। आप इसके ऊपर उंगली दिखाना, उसके ऊपर उंगली दिखाना, ये कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वो काड़ी कचरा है। जिसको सही में अपनी जवाबदारी समझती है उसने खुल के इस तरफ आना चाहिए। अपनी जवाबदारी का निर्वाह, आपकी जवाबदारी को समझते हुए आपको तमाम लोगों का मार्गदर्शन करते रहना है। ये मिशन के लोग आपको गाली देंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, लोग आप पे इल्जाम लगाएंगे, आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग ही ये दी गई है। क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे, अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए काम नहीं कर रहे, आप सामाजिक जीवन के लिए काम कर रहे हो, एक बड़े लक्ष्य और उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो। यही बिरसा मुंडा का आंदोलन था। साथियों, हमारे शहीदों के गलों में फांसी के फंदे और हंसते हंसते समाज के लिए उनका जान देना, ये किसी परिवार या किसी जाति के लिए जान नहीं दी है। हमारे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, हमारे लोग तो जात को ही समाज समझ लेते हैं और समाज को ही जात समझते हैं। ये नपुंसक लोग हैं, इनको समाज और जात समझती नहीं है। इनकी विचारधारा अपने बच्चों के लिए भी घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी घातक है। ऐसी पंगु विचारधारा समाज के लिए काम नहीं आ सकती है। ये मरी हुई विचारधारा है, जिंदा विचारधारा चाहिए आपको, क्योंकि समाज को जीवित रखना है आपको। किसी द्वेष के बदले, किसी लालच में ना आते हुए निष्पक्ष रूप से कुछ त्याग करने की भावना से आपको सबको, हम सब लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा। आप ये संगठन के छोटे छोटे दायरे से बाहर आओ, व्यापक विचारों की तरफ आओ, व्यापक बड़े उद्देश्य के लिए काम करो। यही मेरी आप लोगों से आज की प्रार्थना है। मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से तमाम क्रांतिकारी लोग जो बिरसा मुंडा की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, इस देश के तमाम शहीदों की परिवर्तनकारी विचारधारा के प्रेरणाओं की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को क्रांतिकारी जय बिरसा बोलता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि मिशन की गंभीरता को समझो, आने वाले समय की गंभीरता को समझो। बहुत जल्दी एक अधिवेशन नागपुर में हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसकी तैयारी चालू है। आर्थिक मसलों की वजह से, आर्थिक प्रश्नों की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस तरफ भी ध्यान देना है, अपने अपने तरफ की शाखा, अपना आर्थिक नियोजन, ये खुद इसकी बैठक आपको स्वयं को लेना है। और दूसरे जो भी संगठन के लोग हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का रहे हो, मैं उन लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आने वाला समय इस देश में आपको खुद की वास्तविक प्रश्नों की तरफ आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्वयं संचालित होना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। आपको किसी फीडबैक की जरूरत ना पड़े। आप किसी भी धर्म, किसी भी समाज में पैदा हुए हो, बिरसा मुंडा ने यही बात बोला था कि विचारों की जात नहीं होती और विचारों का धर्म भी नहीं होता। विचार भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मानव का सबसे बड़ा मार्गदर्शन भगवान नहीं, विचारधारा करती है। इसलिए अपनी विचारधारा का संरक्षण करने की जवाबदारी, उसका विस्तार करने की जवाबदारी, उसको तेजी लाने की जवाबदारी, उसको व्यापक बनाने की जवाबदारी स्वयं मानव का है, क्योंकि मानव ये सामाजिक प्राणी है। साथियों, समाज का निर्माण विचारधारा करती है और इस विचारधारा को आपको अपने आप में सोचना पड़ेगा। विचारों के महत्व को समझो, एक सोचा हुआ, समझा हुआ जीवन जियो। किसी ने बता दिया, किसी ने बोला, वैसा नहीं। आपकी खुद के डिसीजंस भी होने चाहिए। आपका सामाजिक निर्णय,
आपकी सामाजिक विचारधारा और आपका सामाजिक जीवन ही आपको सामाजिक मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। यही मैं आज के दिन तमाम लोगों को, इस देशवासियों को, बिरसा मुंडा जी के शहीद दिन पर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, उनके विचारों से जुड़ी हुई बातें आपके सामने रखा हूँ। इस महान क्रांतिकारी को हम सत सत नमन करते हैं, उनको क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। तमाम देशवासियों को जय बिरसा, जय आदिवासी। धन्यवाद।